Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, साथ में अगर आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम के कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आप सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर सर्च करिए तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि मैम आप सर्कुलेटरी सिस्टम पे वीडियो बना दीजिए। गाइस, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर सर्च करिए तो वहां पे आपको मिल जाएगी। साथ में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लियर? तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चीजों को पढ़ लेंगे, आप याद कर लेंगे, और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे तो वो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चीजों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस तो खुद ही कर लेंगे, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। तो वही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गाइस, जब तक आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बायो एंड केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरी ऐसे नहीं आते कि आपको पूरी पूरी थ्योरी लिखनी है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो वन वर्ड टाइप के आते हैं या फिर 1 से 2 लाइंस तक के आते हैं बस। और जो आपको आंसर देने होते हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने होते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी होती, क्योंकि ऑब्वियसली ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। तो ये चीज याद रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी लिखने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। अगर 1 वर्ड है तो 1 वर्ड में आंसर दीजिए, अगर हो सकता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, उसमें थ्योरी मत लिखिए। ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें 1 से 2 लाइन तक का ही आता है, उसमें आपको 1 से 2 लाइन तक का ही आंसर देना है। ये चीज सुन लीजिए। क्लियर? तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस को करते हैं। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2014 में भी आया था, बट उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं था, डायग्राम यही था, बस जो पार्ट्स थे यहाँ पे लेबलिंग उन्होंने चेंज कर दी थी, है ना। पर क्वेश्चन ऐसे ही आया है। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम वही आता है, पर बस थोड़े से या तो लेबलिंग चेंज कर आ जाते हैं या पार्ट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द सिंप्लीफाइड पाथवे ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे आपको ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम में आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है ना, नंबर्स गिवन है, उस बेसिस पर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो पार्ट है गाइस, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये उसमें 4 पार्ट्स आए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, नेम द ब्लड वेसल लेबल्ड 1, 3, 6 एंड 7। आपको ब्लड वेसल बतानी है, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली, सिक्स्थ वाली और सेवेंथ वाली कौन सी होगी। तो गाइस देखिए, जो फर्स्ट ब्लड वेसल है ये लंग से हार्ट में ब्लड को लेकर आ रही है, लंग से हार्ट में। तो गाइस, लंग से हार्ट में जो ब्लड को लेकर आती है दैट इज पल्मोनरी वेन। तो ये हो गई पल्मोनरी वेन, है ना। अब आते हैं थर्ड वाली पर। तो गाइस, जो थर्ड ब्लड वेसल है वो ये वाली है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में ब्लड को लेकर जा रही है। तो गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिवर में लेकर जाती है दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन। तो यहाँ पे थर्ड वाली हो जाएगी हेपेटिक पोर्टल वेन, है ना। गाइस, डायग्राम में आपको यहाँ पे जो डायग्राम की लेबलिंग है आप कैसे पता लगाएंगे, एरोस को देखकर, क्योंकि यहाँ पे एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोस इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल में वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एरोस देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल है। देन आते हैं सिक्स्थ वाली पर। तो गाइस, जो सिक्स्थ ब्लड वेसल है वो ये वाली है, जो कि लिवर से ब्लड को लेकर आ रही है, मतलब बाहर की साइड लेकर जा रही है। तो गाइस, जो लिवर से बाहर की साइड ब्लड को लेकर जाती है दैट इज हेपेटिक वेन। तो ये हो गई हेपेटिक वेन।
देन आते हैं सेवेंथ वाली पर। तो गाइस जो सेवेंथ है वो ये है जो कि ब्लड को नीचे जो पार्ट्स है उससे लेकर जा रही है कहां पर, हार्ट में। तो गाइस ये जो ब्लड वेसल होती है दैट इज पोस्टीरियर वेना कावा। ठीक है, तो हमने चारों ब्लड वेसल की लेबलिंग कर दी। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाई द वॉल ऑफ द हार्ट विद ऑक्सीजन। गाइस यहाँ पर आपको ब्लड वेसल बतानी है जो कि हार्ट की वॉल में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। ऑक्सीजन मतलब ब्लड को सप्लाई करती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड वेसल में ही होता है। तो आपको वो ब्लड वेसल बतानी है जो कि हार्ट की वॉल में ब्लड की सप्लाई करती है। सो गाइस दैट इज कोरोनरी आर्टरी, है ना, कोरोनरी आर्टरी। देन गाइस जो थर्ड पार्ट है दैट इज लेबल अ नीट लेबल डायग्राम, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द ब्लड वेसल नंबर 2 एज सीन इन द क्रॉस सेक्शन। गाइस जो यहाँ पे ब्लड वेसल 2 है, 2 ये वाली है गाइस, ये पहले आपको पता लगाना है कि ये कौन सी ब्लड वेसल है। देन आपको इसका डायग्राम बनाना है, या यहाँ पे जो आपको डायग्राम बनाना है वो इसका क्रॉस सेक्शन का बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये जो ब्लड वेसल होगी वो या तो आर्टरी होगी या तो वेन होगी, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन बनाने को आता है वो या तो आर्टरी का आता है या फिर वेन का आता है। तो अब आपको पहले पता लगाना है कि ये कौन सी ब्लड वेसल है। तो देखिए गाइस, ये जो ब्लड वेसल है ये हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है, तो हार्ट से जो ब्लड को लेकर जाती है वो ऑब्वियसली आयोटा होती है, और आयोटा एक आर्टरी होती है। तो यहाँ पे आपको आर्टरी का क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम बनाना है। गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, तो आपको यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम बनाना है जो आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है। साथ में आपको यहाँ पे डायग्राम की लेबलिंग भी करनी होगी। सो गाइस यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं फटाफट। ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज ल्यूमेन, देन ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन गाइस अंदर वाला जो पार्ट है दिस इज ट्यूनिका इंटरना, और गाइस ये जो मिडिल वाला पार्ट है दिस इज ट्यूनिका मीडिया, है ना। तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे और डायग्राम की लेबलिंग कर देंगे। 4 लेबलिंग है यहाँ पर। गाइस आर्टरी बना रहे हैं तो आपको पता है आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा नैरो होता है, तो आप यहाँ पे नैरो ल्यूमेन बनाएंगे, फिर जो तीनों लेयर्स हैं वो बना देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो पार्ट है इसका दैट इज मेंशन वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल नंबर 4th and 5th। गाइस जो ब्लड वेसल नंबर 4th and 5th है यहाँ पर आपको इसका वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस देना है ना। अब पहले आप ये पता लगाइए कि यहाँ पे जो 4th और 5th ब्लड वेसल है वो कौन सी है। तो गाइस देखिए जो 4th वाली ब्लड वेसल है वो ब्लड को लेकर आ रही है किडनी में, तो ब्लड को लेकर आती है किडनी में दैट इज रीनल आर्टरी, और 5th वाली ब्लड को लेकर जा रही है किडनी में से निकाल रही है तो दैट इज रीनल वेन। तो गाइस जो 4th ब्लड वेसल होगी दैट इज रीनल आर्टरी एंड जो 5th वाली होगी दैट इज रीनल वेन। अब आपको यहाँ पर जो आर्टरी, जो रीनल आर्टरी है और जो रीनल वेन है उसमें आपको वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल डिफरेंस लिख रखे हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में ओनली वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, तो आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट आर्टरी में हो जाएगा थिक मस्कुलर वॉल होती है इसकी, और इसमें थिन मस्कुलर वॉल होती है। आर्टरी में हो जाएगा इसका नैरो ल्यूमेन होता है और वेन में वाइड ल्यूमेन होता है। देन आर्टरी में हो जाएगा वॉल्स एब्सेंट होती है और वेन्स में हो जाएगा वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। तो गाइस ये 3 स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गए। आपको वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस देना, आप तीनों में से कोई सा भी दे सकते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं दैट रीनल आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रीनल वेन होती है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस में नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब है, क्योंकि साफ साफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस का मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताना है आपको। अब आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला पॉइंट लिखेंगे तो वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है ना, वो उसका फंक्शन हो गया कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो उसका कोई
स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस लेना है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये वाला पॉइंट लिख देते हैं और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है, तो ये 3 पॉइंट्स है जिसमें आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर बताना है। तो इन तीनों पॉइंट में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो गाइस ये हो गया पूरा क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं आप। So guys, next question is differentiate between the following pairs on the basis of what is mentioned within bracket. गाइस यहाँ पे डिफरेंशिएट है, आपको गिवन है और आपको डिफरेंशिएट करना है उस बेसिस पर जो आपको ब्रैकेट में गिवन है। आपको कोई सा भी डिफरेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपसे पूछ रहा है जिस बेसिस पर, उसी बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस यहाँ पे 3 डिफरेंशिएट है, ये तीनों डिफरेंशिएट डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, मैंने इनको एक साथ लिख दिया है ना। तो देखिए फर्स्ट है आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज में आपको डिफरेंशिएट करना है शेप के बेसिस पर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शेप के बेसिस पर ही एक डिफरेंस लिखना है इनका। तो गाइस आरबीसीज का हो जाएगा बाइकॉन्वेव स्फेरिकल डिस्क लाइक शेप होती है और डब्ल्यूबीसीज का हो जाएगा अमीबॉइड शेप होती है, मतलब इरेगुलर शेप होती है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आपको बताना है टाइप ऑफ हार्ट साउंड कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो जो हार्ट की साउंड आती है वो कौन सी आती है। तो देखिए कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसमें जो हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज लब, और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज डब, ठीक है। तो हमने बस डिफरेंशिएट हमें करना था हार्ट की साउंड के बेसिस पर। तो जब सिस्टोल होता है तो आती है लब और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो आती है डब। देन नेक्स्ट है प्लाज्मा एंड सीरम के बीच में आपको डिफरेंस करना है कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। गाइस कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि इनमें क्या चीज इंक्लूड होती है ना, किस चीज से ये मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा में आ जाएगा इट इज ब्लड एक्सक्लूडिंग ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स। गाइस जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड होता है, मतलब अगर ब्लड में से जो ब्लड के सेल्स है उसको हटा दिया जाए तो वो पूरा प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है ना। तो प्लाज्मा क्या हो गया, ब्लड जिसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब अगर ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, साथ में प्लेटलेट्स जो तीनों ब्लड सेल्स होते हैं, अगर उसको हटा दे तो जो ब्लड रह जाता है, जो लिक्विड पार्ट रह जाता है दैट इज प्लाज्मा। और सीरम में आ जाएगा इट इज ब्लड प्लाज्मा एक्सक्लूडिंग फिब्रिन। गाइस जो सीरम होता है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है और अगर प्लाज्मा में से फिब्रिन को हटा देते हैं तब जाके सीरम बनता है। तो इट इज ब्लड प्लाज्मा एक्सक्लूडिंग फिब्रिन, फिब्रिन को हटा दिया जाता है ब्लड प्लाज्मा में से तो सीरम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, आपको नेम द फॉलोइंग करना है। The mineral element essential for the clotting of blood। गाइस कौन सा मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए? सो दैट इज कैल्शियम। याद रखिएगा गाइस, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये ट्रू फॉल्स के बेसिस पर भी आ जाता है कि ट्रू फॉल्स आता है और यहाँ पे या तो कैल्शियम ही दे देंगे कि दैट कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ट्रू हो जाएगा। या फिर अगर स्टेटमेंट आता है और आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना होता है, जैसे ट्रू फॉल्स आया तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको करेक्ट करके लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है दैट आयरन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, आयरन नहीं होता। तो आयरन की जगह आपको स्टेटमेंट को सही भी करना है, सिर्फ एक वर्ड को चेंज कर तो आयरन की जगह आप क्या लिख देंगे, कैल्शियम लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स के बेसिस पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। देन नेक्स्ट है स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। गाइस फंक्शन आपको बताना है इनके। फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी। तो जो गाइस कोरोनरी आर्टरी होती है इसका फंक्शन होता है दैट इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की वॉल्स होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सप्लाई करती है। देन नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन होता है दैट इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग बाय प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। गाइस जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो इनका फंक्शन होता है दैट इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मिट्रल वॉल। गाइस जो मिट्रल वॉल होती है उसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है।
गाइस मिट्रल वॉल मतलब बाइकस्पिड वॉल, तो जो बाइकस्पिड वॉल होती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है मिट्रल वॉल। ठीक है, तो गाइस ये हो गया क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। So guys, next question is study the following diagram carefully and then answer the following questions. Guys, आपको ये डायग्राम गिवन है, फिर इसके सब पार्ट्स गिवन है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो भी पार्ट है उसके आंसर बताने हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है ये ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल में ब्लड प्रेजेंट है और साथ में यहाँ पे ब्लड के सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर ये वाला जो सेल है दिस इज WBC और ये जो WBC है ये ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो ये जो WBC है ये ब्लड वेसल से बाहर की साइड निकल रहा है। अब गाइस बी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये जो WBCs हैं और ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मतलब जर्म पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो WBCs हैं ये फॉरेन पार्टिकल जर्म पार्टिकल को क्या कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है ताकि उसको मार सके। और सी वाले पार्ट में इसने अपने अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स थे वो ले लिए हैं, जिससे जो जर्म पार्टिकल है वो पूरी तरह से मर जाए। ठीक है, तो गाइस पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है नेम द सेल लेबल्ड 1। गाइस यहाँ पे जो लेबल्ड 1 वाला ये जो सेल है ये आपको नाम बताना है कौन सा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेप है दिस इज बाइकॉन्केव शेप है ना, और बाइकॉन्केव शेप का जो सेल होता है दैट इज रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हो गया दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये जो सेकंड वाला सेल है ये कौन सा है, व्हाइट ब्लड सेल WBC। ठीक है, पर आपको फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ 1 वाला बताना है, तो आप लिखेंगे सिंपल रेड ब्लड सेल। गाइस पे नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द फिनोमेनन अकरिंग इन ए। गाइस ए वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये फिनोमेनन बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिनोमेनन हो रहा है। तो गाइस जो WBC है ये ब्लड वेसल में से बाहर जा रहा है ना, तो वो प्रोसेस जिसमें जो WBCs होते हैं वो ब्लड वेसल्स के बाहर की साइड जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो फिनोमिनन हो रहा है दैट इज डायपिडेसिस। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज डायपिडेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, डायपिडेसिस, क्योंकि जो WBCs है ये जो ब्लड वेसल है उसके बाहर की साइड जा रहा है। ठीक है, The next है mention two structural difference between a first and second। गाइस जो फर्स्ट वाला सेल है और जो सेकंड वाला सेल है उसमें आपको टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने हैं। तो जो फर्स्ट वाला सेल है दैट इज RBC और जो सेकंड वाला है वो WBC। तो RBC और WBC में आपको टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो गाइस देखिए फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा बाइकॉन्केव इन शेप। जो RBC होता है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, जो WBC होता है दैट इज अमीबॉइड शेप का। देन नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा न्यूक्लियस एब्सेंट। गाइस जो RBCs होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे जो डिफरेंस बताना है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में फंक्शन लिख देते हैं कि जो RBCs होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और जो WBCs होते हैं वो जर्म से फाइट आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फंक्शन डिफरेंस नहीं लिखना है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया दोनों का तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ ये गलत हो जाएगा। आपको जो डिफरेंस देना है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर देना है, तो आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस ही लिखना होगा। क्लियर, दो स्ट्रक्चरल डिफरेंस देने हैं तो हमने दो स्ट्रक्चरल डिफरेंस दे दिए। देन नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है दैट इज नेम द प्रोसेस अकरिंग इन B एंड C। गाइस जो B वाला पार्ट है और जो C वाला पार्ट है इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो बताना है आपको। देन स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी। और गाइस ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें उसका इंपॉर्टेंस बताना है, ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो गाइस B और C में क्या हो रहा है, B वाले पार्ट में फॉरेन पार्टिकल को WBCs एंगल्फ कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, और C वाले पार्ट में अपने अंदर उन्होंने ले लिया है ना। तो दोनों जो पार्ट है उसमें जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, कौन सा फिनोमिनन हो रहा है यहाँ पे, फैगोसाइटोसिस। गाइस याद रखिएगा कि वो प्रोसेस जिसमें WBCs ब्लड वेसल्स के बाहर निकलते हैं उसको कहा जाता है डायपिडेसिस, और वो फिनोमिनन जिसमें WBCs जो जर्म पार्टिकल्स होते हैं उनको एंगल्फ करते हैं उसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हो रहा है फैगोसाइटोसिस। अब ये जो प्रोसेस है इसका फंक्शन क्या होता है, सो दिस प्रोसेस इन दिस प्रोसेस जो
कॉजिंग जर्म्स, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं, that enter the body and thus defend our body, और हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया फैगोसाइटोसिस का ह्यूमन बॉडी में। क्लियर? तो गाइस ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को करवाए सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, या तो आपको वन वर्ड में आंसर देना है या फिर 2 या 3 लाइंस में, मैक्सिमम 3 लाइंस में आपको आंसर देना है। ठीक है गाइस, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देना है। अगर वन वर्ड में आंसर है तो आपको सिर्फ वन वर्ड ही लिखना है, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।